ग्रीनलैंड हमारी पृथ्वी का वो हिस्सा जिसे अमेरिका, चीन और रशिया जैसी पावरफुल कंट्रीज अपने हिस्से में करना चाह रही हैं, जबकि अमेरिका ने तो हद पार करते हुए ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए डेनमार्क, जो कि अभी तक ग्रीनलैंड को कंट्रोल कर रहा है, अच्छा खासा ऑफर दे डाला है। दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस ग्रीनलैंड में ऐसा क्या छुपा है जो अमेरिका से लेकर चीन तक इसके पीछे पड़ा हुआ है, जबकि वहां ना तो इंडस्ट्री है और ना ही पॉपुलेशन। तो फिर आखिर ऐसा क्या है ग्रीनलैंड के पास? तो दोस्तों, हम आपको बता दें, वहां मौजूद है एक ऐसी चीज जिसकी कीमत अमेरिका की पूरी जीडीपी से भी काफी ऊंची है। तभी दुनिया के सभी ताकतवर देश इस हिस्से पर अपना अपना कब्जा करना चाह रहे हैं। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो में जानते हैं अपनी ही दुनिया के उस हिस्से के बारे में जिसका 80% हिस्सा तो बर्फ के तले दबा हुआ है। फिर जाने क्यों लोगों ने इसे ग्रीनलैंड नाम दिया है। द लैंड ऑफ आइस। आर्कटिक ओशियन में मौजूद ग्रीनलैंड कनाडा और अमेरिका के पड़ोस से लगा हुआ वो हिस्सा है जो आज भी यूरोप के डेनमार्क द्वारा कोलोनाइज्ड किया हुआ है। यूरोप का एक छोटा सा देश डेनमार्क अपने से 50 गुना ज्यादा बड़े ग्रीनलैंड को आज भी रूल कर रहा है। इसके अलावा काफी बड़े एरिया में फैले इस ग्रीनलैंड में केवल 56,000 की आबादी रहती है। वो भी सारी की सारी आबादी ग्रीनलैंड के कोस्टल साइड में बसे नूक नाम के शहर में रहती है और यही नूक शहर ग्रीनलैंड की कैपिटल भी है। यहाँ बहुत से लोगों के दिल में ये सवाल उठा होगा कि आखिर इतने मेजर पार्ट में फैले हुए ग्रीनलैंड में इतनी कम आबादी क्यों है? तो इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो यहाँ का एक्सट्रीमली कूल टेम्परेचर, दूसरा खाने पीने की चीजों की कमी। दोस्तों, ग्रीनलैंड का 2/3 से ज्यादा हिस्सा आर्कटिक लैंड के उस सर्कल में आता है जहां पर सूरज की बहुत ही कम रोशनी पहुंच पाती है। इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर डाउन रहता है और यहाँ पर हमेशा ही जमा देने वाली ठंडक रहती है। लेकिन गल्फ स्ट्रीम से आने वाला वार्म ओशन करंट ग्रीनलैंड के एक हिस्से को बाकी ग्रीनलैंड से गर्म बनाता है और यही वजह है कि ग्रीनलैंड का यही कोस्टल एरिया ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट देता है। हालांकि सर्दियों में इसी एरिया का टेम्परेचर -9 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। दोस्तों, नासा की एक रिपोर्ट के हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीनलैंड की आइस 239 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर के हिसाब से मेल्ट हो रही है और इसके पिघलने की ये स्पीड हर साल में डबल होती जा रही है। और बर्फ के मेल्ट होने की ये प्रोसेस सबसे ज्यादा मात्रा में ग्रीनलैंड के नॉर्दर्न पार्ट में मौजूद आइस शील्ड में देखी जा रही है, क्योंकि ग्रीनलैंड का यह हिस्सा ज्यादातर आर्कटिक ओशन में मिलता है और आर्कटिक ओशन ग्लोबल वार्मिंग के टेम्परेचर से हमेशा 2.5 गुना ज्यादा गर्म रहता है। इन सभी पर की गई रिसर्च के बाद ये बात सामने आई है कि ग्रीनलैंड हर साल 200 मेगा टन आइस को खो रहा है, जिसका पानी हमारे समुद्रों में जाकर मिल रहा है और इसी वजह से हमारे समुद्रों का वाटर लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस तरह ग्रीनलैंड पर मौजूद बर्फ कई सेंचुरी में पिघलकर पूरी तरह से समुद्र में मिल जाएगी। यहाँ भले ही हमें कई सेंचुरी का टाइम बहुत ही ज्यादा लग रहा है, लेकिन जियोलॉजिकल टाइमलाइन के हिसाब से यह समय केवल पलक झपकने के बराबर का समय है। और बर्फ का यूं पिघलना और सी लेवल का इतना बढ़ना हमें यह बता रहा है कि हमारी दुनिया कितने बड़े खतरे में पड़ने वाली है, क्योंकि यह समय आने तक हमारी दुनिया के ज्यादातर तटीय इलाके डूब जाएंगे, जिनमें फ्लोरिडा, मियामी, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, यूरोपियन कंट्रीज में बेल्जियम, वेनिस, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में इजिप्ट, अलेक्जेंड्रिया और पूरा बांग्लादेश और भारत का वेस्ट बंगाल का बहुत बड़ा हिस्सा। इसके अलावा चीन और जापान के कई बड़े हिस्से, या समझ लीजिए कंट्रीज के वो हिस्से जो समुद्र के तटों पर बसे हुए हैं, जिनका एलिवेशन कोस्टल लेवल से 7 मीटर से कम है, वो सभी समुद्र में डूब जाएंगे। इसके अलावा अगर नासा की दी गई रिपोर्ट को हम मानेंगे तो देखेंगे कि पृथ्वी के इतने सारे हिस्से डूब जाने के बाद पृथ्वी के मास में भारी कमी आ जाएगी, जिस वजह से इसकी रोटेशनल स्पीड काफी हल्की हो सकती है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारी दुनिया में होने वाले इन परिवर्तनों के दूसरी तरफ हमें एक नया हरा भरा कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा, जो लंबे समय से मोटी बर्फ की चादर के नीचे छुपा हुआ है। ग्रीनलैंड का 80% हिस्सा लगभग 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर की इस शीट से ढका हुआ है, जिसकी एवरेज मोटाई 2.3 किलोमीटर है, जो कहीं कहीं पर 3 किलोमीटर मोटी भी है। इतनी भारी और बड़ी बर्फ की चादर जब ग्रीनलैंड की सतह पर लाखों सालों से जमी हुई है,
तो नॉर्मल बात है कि इसका वजन ग्रीनलैंड की सतह पर जरूर पड़ रहा होगा। ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि लाखों साल से ग्रीनलैंड की सतह पर जमी ये बर्फ उसकी जमीन को लगातार नीचे की तरफ दबा रही है, जिसकी वजह से ग्रीनलैंड का ये जमीनी हिस्सा अपने सी लेवल से काफी नीचे जा चुका है। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब आइस इस जमीनी हिस्से के ऊपर से मेल्ट हो जाएगी, तब ये जमीनी हिस्सा धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगा। जमीन के हिस्सों के दोबारा से ऊपर आने की इस प्रक्रिया को आइसोस्टैटिक रिबाउंड कहा जाता है। इसी तरह की प्रक्रिया आज से लाखों साल पहले आइस एज के समय में भी हुई थी, जब मैसिव आइस की वजह से उस समय भी जमीन के वो हिस्से जहां पर बर्फ की मोटी परत जम गई थी, वो नीचे की तरफ धंस गए थे। लेकिन बाद में जब धरती दोबारा से गर्म हुई और उस हिस्से पर जमी हुई बर्फ बह गई, तो वहां की जमीन कॉन्टिनेंटल रिबाउंड की प्रोसेसिंग के दौरान धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ गई। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आज ग्रीनलैंड का जो हिस्सा बर्फ में दबा रहकर सी लेवल के नीचे पहुंच चुका है, वो बर्फ के पिघल जाने के बाद, यानी कि कई सेंचुरी बीत जाने के बाद, सी लेवल के बाहर आने लगेगा। दोस्तों, साल 1968 में अमेरिका का एक बॉम्बर प्लेन जो अपने साथ 4 न्यूक्लियर बम लेकर ग्रीनलैंड के ऊपर से उड़ान भर रहा था, उस प्लेन के इंजन में आग लग जाने की वजह से प्लेन के पायलट को ग्रीनलैंड के एक रिमोट एरिया में प्लेन की क्रैश लैंडिंग करानी पड़ गई थी। क्योंकि ये अमेरिका के खास न्यूक्लियर बम थे, इसलिए अमेरिका और डेनमार्क ने मिलकर ग्रीनलैंड के इस एरिया में एक बड़ा सर्चिंग ऑपरेशन चलाया, जिससे यहाँ पर गिरे 4 न्यूक्लियर बम तो मिल गए, लेकिन इनके मुख्य पार्ट्स वहां से मिसिंग थे। और इन्हीं इंपॉर्टेंट पार्ट में था एक न्यूक्लियर बम का सेकंड स्टेज सिलेंडर। बम के इस पार्ट में यूरेनियम और लिथियम जैसे खतरनाक न्यूक्लियर फ्यूल मौजूद थे। काफी खोजने के बाद भी न्यूक्लियर बम के इस पार्ट का आज भी पता नहीं चल पाया है। इसके अलावा साल 1942 में अमेरिकन वारहुड P-38 लाइटनिंग फाइटर जेट विमान भी ग्रीनलैंड में क्रैश हो गया था। फिलहाल उस समय तो इसमें मौजूद क्रू को बचा लिया गया था, लेकिन इसके बाद में इस विमान को जब ग्रीनलैंड में ढूंढा गया तो ये वहां कहीं नहीं मिला। इस क्रैश के पूरे 50 साल बाद, यानी कि 1992 में, ये विमान बर्फ की चादर में 268 फीट नीचे दबा हुआ पाया गया था। अब दोस्तों, जो बात हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही हैरान करने वाली है। ग्रीनलैंड की अलग अलग जगह पर ड्रिलिंग करने पर यहाँ रिसर्च करने वालों को 35 से 56 मिलियन साल पहले की बर्फ मिली है। लेकिन साल 2013 में नासा ने जब अपने रडार सिस्टम से ग्रीनलैंड की इन मोटी बर्फ की परतों के नीचे का डिजिटल मैप तैयार किया, तब नासा के वैज्ञानिकों को वहां दुनिया की सबसे पुरानी घाटी देखने को मिली। दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी घाटी होने की वजह से वैज्ञानिकों द्वारा इसे द ग्रीनलैंड ग्रेट कैनियन का नाम दिया गया। इसके अलावा यहाँ लगभग 250 मीटर की गहराई पर एक लेक मौजूद है, जो कि आज से कई मिलियन साल पहले की है, जब ग्रीनलैंड पूरी तरह से हरा भरा था। उस समय यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक के तौर पर यह मौजूद थी, जिसमें 18 अलग अलग धाराओं से आने वाला पानी जमा होता था। इसके अलावा साल 2015 में रडार मैपिंग के दौरान ग्रीनलैंड की ही एक जगह पर वैज्ञानिकों को 2 बड़े गड्ढे मिले हैं, जो कि आज से लगभग 58 मिलियन साल पहले अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंडों के द्वारा बने हैं। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर लाखों साल पहले मौजूद हरे भरे पेड़ पौधों के फॉसिल्स भी बर्फ के नीचे ड्रिलिंग के दौरान मिल रहे हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि आज से लाखों साल पहले ग्रीनलैंड में कभी ग्रीनरी रही होगी। ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे मौजूद सबसे कीमती चीज वहां मौजूद रिसोर्सेज हैं, जो हाइड्रोकार्बन और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के तौर पर वहां मौजूद हैं। अमेरिका द्वारा करी गई एक रिसर्च के हिसाब से ग्रीनलैंड की बर्फ की मोटी परत के नीचे 412 बिलियन बैरल हाइड्रोकार्बन मौजूद है, जो कि पूरी दुनिया के ऑयल रिजर्व का 13% भाग है। इसके अलावा वहां की गई और खोजें बताती हैं कि यहाँ पर दुनिया की 30% नेचुरल गैसेस का भी सोर्स मौजूद है, और यही बात ग्रीनलैंड को दुनिया की और जगहों से काफी इंपॉर्टेंट बना देती है। इसके अलावा और कीमती चीज जो ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे छुपी है वो है अर्थ एलिमेंट्स, जिनसे हमारी दुनिया के सभी गैजेट्स आजकल चल पा रहे हैं। फिर चाहे वो हमारा लैपटॉप हो, या फिर हमारा मोबाइल, या इलेक्ट्रॉनिक कार हो, या एरोप्लेन हो, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इन सभी में आज इन खास अर्थ एलिमेंट्स का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी के चलते अमेरिका द्वारा डेनमार्क को ग्रीनलैंड के कुछ खास इलाकों को खरीदने के लिए पैसों का ऑफर भी किया गया है, जिसको डेनमार्क ने पूरी तरह से ठुकरा दिया है।
और ग्रीनलैंड के इन्हीं अर्थ डिपॉजिट को पाने के लिए अमेरिका के साथ साथ रशिया और चाइना भी धीरे धीरे अपनी मिलिट्री फोर्सेस के जरिए ग्रीनलैंड में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि इन सभी देशों में से ग्रीनलैंड के नेचुरल रिसोर्सेज को पाने में आखिर कौन सफल हो पाता है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।